को किसी को खरीदना था, इसलिए 3 मुट्ठी टूटे चावल देकर बालक की बड़ी बहन अपरूपा देवी ने खुदीराम को खरीद लिया और ऐसे ही उनका नाम पड़ गया खुदीराम। माँ बाप का प्यार उन्हें ज्यादा दिन नसीब नहीं हुआ। जब वो 6 साल के थे तो पहले माँ और फिर पिता का देहांत हो गया। बड़ी बहन अपरूपा देवी की शादी हो गई थी। दीदी ने ही नन्हे खुदीराम को पाल पोस के बड़ा किया। पढ़ाई लिखाई में उनका कोई खास मन लगता नहीं था, दिमाग लेकिन बहुत तेज था। बंगाल में आजादी का आंदोलन चल रहा था और खुदीराम भी अक्सर देश सेवा, आजादी और ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार की बातें सुनते थे और उनका खून खौल उठता था। मन में देश की और समाज की सेवा की भावना जागने लगी थी। अब समाज सेवा करने वाले इस बालक पर कुछ नौजवान क्रांतिकारियों की नजर पड़ी। अगस्त 1905 में एक विशाल जनसभा का आयोजन शहर में किया गया और यहीं पर खुदीराम ने आजन्म स्वदेश सेवा का व्रत लिया। 1906 में मिदनापुर में क्रांतिकारी नौजवानों का सबसे बड़ा अड्डा सत्येंद्र नाथ बसु की हैंडलूम फैक्ट्री बन चुका था। 1906 की बात है। मिदनापुर जेल हाउस में एक समारोह हो रहा था जहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कुछ पुरस्कार मिलने वाले थे। अब इस प्रोग्राम के दौरान खुदीराम बोस ने वंदे मातरम के पर्चे बांटना शुरू कर दिया। एक कॉपी वंदे मातरम की खुदीराम बोस ने अपने शिक्षक को भी दे दी। अब इतना जबरदस्त भय और आतंक होता था उस दौर में अंग्रेजों का कि इस तरह के पर्चों को पढ़ना तो दूर, उन्हें देखना भी लोगों में डर पैदा कर देता था, क्योंकि वो गैर कानूनी काम होता था। ये क्या? अरे मरवाएगा क्या? इसे तो देखना भी गुनाह है। वो देखिए, सबको बांट देना। पागल हो गया क्या ये? अरे फेंक इसे, वरना हमें भी डरने पड़ेंगे। पुलिस हमारे थाल में घुसा कर देगी। क्या ये? पुलिस वाले की नाक तोड़ दी, वो भी अंग्रेजी हुकूमत के नाक के नीचे। बाद में पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस घटना ने बोस को पूरे शहर में एक नायक की तरह स्थापित कर दिया। जब जेल से छूटकर वो आए तो फूलों की मालाओं से उन्हें लाद दिया गया, घोड़े पर बिठाकर उनका जुलूस निकाला गया और आतिशबाजी ऐसी हुई कि आधी रात तक चली। आगे चलकर खुदीराम ने हेमचंद्र के नेतृत्व में कई क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। 6 दिसंबर 1907 को नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर उन्होंने हमला किया। ये अलग बात है कि गवर्नर बच गया। 1907 तक खुदीराम पूरी तरह अरविंदो घोष के दल में शामिल हो चुके थे। वे अपने दल के लिए हर बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। बात 1908 की है। खुदीराम बोस कलकत्ता आ चुके थे। अब तक वहां पे बम बनाने के काम में वो जुट गए थे। उन दिनों सरकार क्रांतिकारियों पर बेहद सख्ती और मामूली अपराधों के लिए भी कठोर दंड दिए जाते थे। एक जज थे किंग्सफोर्ड, जिन्हें बड़ा शौक था क्रांतिकारियों को कठोर दंड देने का। क्रांतिकारी दल के सदस्यों ने फैसला किया कि किंग्सफोर्ड के पीछे मुजफ्फरपुर जाया जाएगा और वहीं उनका खात्मा कर दिया जाएगा। प्लान बनना शुरू हुआ। ये काम क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के सुपुर्द किया गया। प्रफुल्ल और खुदीराम मुजफ्फरपुर के लिए निकल पड़े और 2 सप्ताह वहीं रहे। किंग्सफोर्ड की सारी गतिविधियों पर उन्होंने नजर रखी। खुदीराम हमें बहुत सावधान रहना होगा। लगभग 10 दिन हो गए, हम बस एक फोर्स को देख ही रहे हैं। कितने दिन से चलेगा सर? कहीं ऐसा हो कि हमारा कुछ करने से पहले पुलिस को सब पता चल जाए। खुदीराम तो देख रहे हो, उसके आसपास कितना बड़ा पेड़ है, सारा सभी निशाना चुका है। हमारे बम से बहुत सारे दोस्त लोगों की जान जा सकती है। हमारे पास बंदूकें भी तो है, क्यों ना उसे गोली मार दो? तो तुम सही कह रहे हो, गोली मारने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा।
उसके बाद जा नहीं सकते, पहले ही रोक दिया जाएगा। क्यों ना हम अदालत के बजाय क्लब के बाहर होता, ये ठीक है। ऐसे में हम सिर्फ शैतान को ही हम लोग पहुंचा सकेंगे। ठीक है, क्लब के बाहर हमें 1-2 दिन समय बिताना पड़ेगा, किंग स्पोर्ट की गतिविधियों पे नजर रखना पड़ेगा कि वो कब आता है कब जाता है। तो ठीक है, ठीक 4 दिन बाद 30 अप्रैल को उसे खत्म कर देंगे। अगर चलो 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल और खुदीराम बम लेकर किंग्सपोर्ट को निशाना बनाने के लिए निकले। अंधेरे में उन्होंने बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्य से गलत गाड़ी निशाना बन गई और इस हमले में 2 विदेशी निर्दोष महिलाओं की जान चली गई। प्रफुल्ल ने पुलिस के हाथों पड़ने से पहले ही आत्महत्या कर ली। खुदीराम को 1 मई 1908 को मुजफ्फरपुर से 20 मील दूर रेनी स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। लेकिन फैसले से 1 रोज पहले एक धमकी भरी चिट्ठी जज और अभियोजन पक्ष के वकीलों को मिली, जिसमें लिखा था, अगर खुदीराम को सजा हुई तो कलकत्ता के हर गली मोहल्ले में बम फटे, तुम लोग अपना मुकदमा लौटा लें, वरना अब तक बंगाली हमले कर रहे थे, अब बिहारी हमला करें। इस चिट्ठी से फायदा तो क्या होना था, इसे खुदीराम के खिलाफ सबूत मान लिया और 13 जून को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। सबूतों के आधार पर अगर देखा जाता तो खुदीराम बोस को अधिकतम सजा उम्र कैद की दी जा सकती थी, लेकिन क्या जज को ये दलीलें मंजूर हुई? तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत खुदीराम बोस को सजाए मौत देती है, until death। खुदीराम, तुम्हें समझ में आया? अदालत ने तुम्हें फांसी की सजा दी है, सजाए मौत। हाँ, मैं समझ गया। आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, लेकिन मैं मरने से नहीं डरता हूँ। जैसे राजा राजपूत मौत को निडर होकर गले लगाते थे, ऐसे ही मैं भी निडर होकर मौत को गले लगाऊंगा। मैं अपने देश के लिए एक क्या हर जन्म में मृत्यु को गले लगा सकता हूँ। तो फिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं वकील साहब लोगों की जगह पर मुस्कुरा रहा था। क्या तुम्हें अदालत को कुछ कहना है? अभी अभी वकील साहब जिहाद कर रहे थे कि मैंने बम देखा जरूर है, लेकिन मुझे बनाकर किसी और ने दिया, लेकिन मैं बच्चा हूं। यस साहब, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मरने से पहले अगर मुझे वक्त दिया जाए, मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ले जाओ इसे। आज की कार्रवाई खत्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। খোকা, ওই খোকা, তুই কোথায় যাচ্ছিস বাবা? কোথায় যাচ্ছিস আমাকে ছেড়ে? তুই কি আর ফিরবি না?
मृत्युदंड सुनाया गया तो खुदीराम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जिस दिन उन्हें फांसी हुई उनकी उम्र थी 18 वर्ष 8 महीने और 8 दिन। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उसने बाद में लोगों को बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह बिल्कुल निडर बेखौफ फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े थे। स्माइल। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। भारत ही रहना चाहिए। अगस्त 1908 को इस वीर क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर में फांसी दे दी गई। खुदीराम की शहादत से ऐसी चिंगारी भड़की कि वो देखते ही देखते सीमाएं तोड़ते हुए बंगाल से बाहर निकलकर पूरे देश में फैल गई और सारे देश में चर्चा सिर्फ एक ही होने लगी कि कैसे 18 साल के एक नौजवान ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया और बिल्कुल बिना डरे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गया।